हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं ट्वेल्थ नाइट के एक मेजर कैरेक्टर का एनालिसिस, और वो है नंबर 1 ओर्सिनो, जो ड्यूक ऑफ इलेरिया है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एक बार स्केच ले लेता हूँ मैं। यस, तो ओर्सिनो का कैरेक्टर स्केच है, उसकी खास खास बातें। सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर आता है हिज लव ऑफ म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक को बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है। ड्यूक ओर्सिनो इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ म्यूज़िक। The very opening speech of the play shows that Duke asking his musician to continue playing on their instruments। तो जो वेरी ओपनिंग स्पीच है प्ले की, जो शुरुआती स्पीच है, बहुत ही फेमस है। उस स्पीच के अंदर ड्यूक अपने म्यूजिशियन को कहता है कि वो प्लेइंग जारी रखें, यानी बजाना जारी रखें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, एंड गिव हिम एन एक्सेस ऑफ म्यूज़िक, और म्यूज़िक का उसे एक्सेस दें, यानी म्यूज़िक की अतिरिक्त मात्रा उसको दें। ही रिगार्ड्स म्यूज़िक एज द फूड ऑफ लव, वो म्यूज़िक को लव का फूड कहता है। तो ये बड़ी फेमस एक स्पीच है, ओपनिंग स्पीच है। आगे अपने इसकी स्टडी करेंगे, एक बार अपने इसका कैरेक्टर कर लेते हैं। लेटर इन प्ले, बाद में ही अगेन एक्सप्रेसेस ए डिज़ायर टू लिसन टू म्यूज़िक, आगे भी वो म्यूज़िक को सुनने की इच्छा प्रकट करता है। दिस टाइम ही enjoys listening to a old song which the clown sings to him। तो इस बार वो एक पुराना सॉन्ग सुनने का आनंद लेता है, जो उसके लिए क्लाउन गाता है। क्लाउन होता है विदूषक, जो राजाओं का मनोरंजन करने के लिए रखा जाता है, जो एंटरटेनमेंट करता है प्ले में राजाओं का भी और ऑडियंस का भी। दिस इज़ ए सॉन्ग इन विच द लवर इज़ फीलिंग डीपली अग्रीव्ड विद हिज बिलव्ड। तो जो क्लाउन का जो सॉन्ग है, उसके अंदर लवर है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रीव्ड है, यानी दुखी है अपनी प्रेमिका से। बिकॉज शी हैज़ नॉट रेसिप्रोकेटेड हिज लव, क्योंकि उसने प्रेमिका ने प्रेमी के लव को रेसिप्रोकेट नहीं किया है, यानी उसकी प्रत्युत्तर नहीं दिया है, सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं दिया है। हावेवर, फिर भी इन कनेक्शन विद द ड्यूक्स लव ऑफ म्यूज़िक, ड्यूक का जो लव है म्यूज़िक के प्रति, उसके कनेक्शन में वी मे ऑल्सो नोट, हम ये भी नोट कर सकते हैं दैट इट इज़ ए सुपरफिशियल काइंड ऑफ लव, कि ये जो लव है बड़ा ही सुपरफिशियल है, यानी बाहरी है, आंतरिक प्यार नहीं, सच्चा प्यार नहीं है, दिखावे का प्यार है। इन हिज ओपनिंग स्पीच विच लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सीकिंग एन एक्सेस ऑफ इट, ही सून गेट्स टायर्ड ऑफ इट। अपनी ओपनिंग स्पीच में, जब शुरू में तो वो ये कहता है कि बजाते रहो, म्यूजिक तो लव का फूड है, लेकिन लास्ट में आकर वो ये कह देता है, वो थक जाता है उस म्यूजिक से और कहता है, सेज टू द म्यूजिशियन, इनफ, नो मोर, बस बहुत हो गया। इट इज़ नॉट सो स्वीट नाउ एज इट वॉज बिफोर, अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। यानी लव के, उसका म्यूज़िक के प्रति उसका लव तो है, लेकिन बहुत जल्दी ठंडा भी पड़ जाता है। इन द सेकेंड केस ऑल्सो द ड्यूक टर्न्स टू अदर मैटर्स एज सुन एज द क्लाउन हैज़ फिनिश्ड हिज सॉन्ग। और दूसरे केस में भी जब वो क्लाउन का सॉन्ग सुन रहा होता है, तो क्लाउन के गाना ख़त्म करते ही वो दूसरे मैटर्स पर बात करने लग जाता है, दूसरे मैटर्स पर उसका ध्यान चला जाता है। इन एनी केस, किसी मर्जी मुद्दे पर हिज लव ऑफ म्यूजिक शोज एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, फिर भी हम कह सकते हैं कि उसमें आर्टिस्टिक टेम्परामेंट ज़रूर है, भले ही इतना गहरा ना हो, लेकिन वो म्यूज़िक से प्यार बहुत करता है। ओके, तो दूसरा इसका पॉइंट है कैरेक्टर एनालिसिस का, कि ए लवर विद ए पोइटिक बेंट ऑफ माइंड, कि वो एक प्रेमी है और उसकी प्रवृत्ति जो है पोइटिक है, यानी वो कवि है विचारों से, उसकी प्रवृत्ति कवियों वाली है, तो शायरी बहुत करता है वो। तो इसमें पढ़ते हैं, द ड्यूक स्ट्राइक्स अस एन एज एन अर्डेंट पैशनेट लवर बाय हिज स्पीचेस। तो ड्यूक हमें उसकी स्पीचेस से, अपने भाषणों से, उसकी जो लंबी लंबी जो बातें हैं उनसे वो हमें एक पैशनेट और अर्डेंट लवर लगता है। पैशनेट मतलब बहुत ज़्यादा भावनाओं में जो बह जाता आदमी, भावुक होता है, उसको हम पैशनेट बोलते हैं। अर्डेंट का मतलब पक्का, स्ट्रॉन्ग, कठोर, तो बड़ा ही मतलब पक्का और पैशनेट लवर लगता है हमें अपनी स्पीचेस से। इन हिज ओपनिंग स्पीच, अपने ओपनिंग स्पीच में ही डिस्क्राइब्स हिज लव एज ए पैशन विच हैज़ एन अनलिमिटेड कैपेसिटी टू रिसीव इम्प्रेशंस एंड इमेजेस फ्रॉम आउटसाइड। तो शुरू में ही वो प्यार को एक ऐसी चीज़ के रूप में वर्णित करता है, एक ऐसे पैशन के रूप में वर्णित करता है जिसके अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी है। प्यार के अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी है, असीमित संभावनाएं हैं, असीमित सामर्थ्य है। टू रिसीव इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन को रिसीव करने का, यानी लोगों के ख्यालों को रिसीव करने का, एंड इमेजेस फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से
इमेजेस को रिसीव करने का। एंड ही देन सेज दैट ए लवर्स इमेजिनेशन इज सो फर्टाइल दैट इट अलोन इज हाई फैंटास्टिकल। और वो ये भी कहता है कि लवर की इमेजिनेशन जो है वो बहुत फर्टाइल होती है, यानी एक प्रेमी का जो दिमाग होता है वो बहुत तेज़ होता है, बहुत उपजाऊ होता है, तरह तरह की शायरी करने के काबिल होता है। यानी जब आदमी प्यार में पड़ जाता है तो उसका दिमाग बहुत फर्टाइल हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ों से ध्यान हट जाता है और कुछ चीज़ों में ध्यान बहुत ज़्यादा लग जाता है। हाई फैंटास्टिकल उसको बोला है। द ड्यूक इज़ ऑलरेडी इन लव व्हेन द प्ले ओपन्स। तो जब हमारा प्ले शुरू होता है तो ड्यूक को ऑलरेडी प्यार में दिखाया गया है। एंड ही टेल्स क्यूरियो दैट ही हैड फॉलन इन लव विद ए लेडी कॉल्ड ओलिविया। और वो क्यूरियो को बताता है कि वो एक लेडी से प्यार करता है जिसका नाम ओलिविया है। देन वैलेंटाइन कम्स एंड इन्फॉर्म्स हिम दैट लेडी ओलिविया हैज़ डिसाइडेड टू लीड ए लाइफ ऑफ सेक्लूजन। तभी वैलेंटाइन आता है और वो बोलता है कि लेडी ओलिविया ने तो डिसाइड कर लिया है एक सेक्लूजन का लाइफ जीने का। यानी उसका ब्रदर मर गया था लेडी ओलिविया क्या, और ब्रदर के मरने से वो इतनी दुखी होती है कि वो अपना आगे वाला जीवन ये निश्चय करती है कि एकांत में व्यतीत करेगी, सेक्लूजन में व्यतीत करेगी फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years बिकॉज ऑफ हर ग्रीफ ओवर हर ब्रदर्स डेथ। आगे आने वाले 7 सालों के लिए वो सेक्लूजन का लाइफ जिएगी क्योंकि उसके ब्रदर की डेथ हो गई है। दिस इन्फॉर्मेशन डज नॉट डिसमे और डिप्रेस द ड्यूक। अब ये बात जब ड्यूक को पता लगती है तो ड्यूक है वो ना तो डिप्रेस होता है ना डिसमे होता है, ना तो दुखी होता है ना ही निराश होता है। बिकॉज ही फील्स, क्योंकि उसको पता है, वो जानता है, इफ़ ए वुमन कैन लव ए ब्रदर सो डीपली, कि अगर एक औरत अपने भाई को इतना डीपली प्यार कर सकती है, शी वुड लव ए हस्बैंड इवन मोर डीपली, तो वो अपने हस्बैंड को इससे भी ज़्यादा डीपली प्यार करेगी। यानी वो इसमें भी अपने लिए एक उम्मीद की किरण ढूंढ लेता है, एक खुशी का बहाना ढूंढ लेता है। These sentiments show him not only to be an ardent lover but also a man with a poetic nature। तो ये चीज़ें दिखाती है कि ना केवल वो एक ardent lover है यानी एक पक्का प्रेमी है, बल्कि एक पोइटिक नेचर वाला आदमी भी है। एंड ए फर्टाइल इमेजिनेशन, और उसकी इमेजिन बड़ी फर्टाइल है, इमेजिनेशन बड़ी फर्टाइल है, यानी उसकी जो कल्पना है वो बहुत ही उर्वर है। क्योंकि उसने देखो कहाँ से ये अंदाज़ा लगा लिया कि अगर वो लड़की जो है अपने भाई के लिए इतनी समर्पित है तो जब वो शादी करेगी तो हस्बैंड के लिए कितनी समर्पित होगी। तो उसमें भी एक अच्छी बात खोज निकाली। ही एम्प्लॉयज़ हाईली फिगरेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, यानी अलंकारिक भाषा का यूज़ करता है। टॉकिंग टू क्यूरियो ही सेज दैट व्हेन ही फर्स्ट बिहेल्ड ओलिविया ही वाज इमीडिएटली टर्न्ड इनटू ए हार्ट। तो किस तरह से वो अलंकारिक भाषा का यूज़ करता है, फिगरेटिव का। जब वो क्यूरियो से बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि जब उसने पहली बार ओलिविया को देखा, बिहेल्ड यानी देखा, ही वॉज इमीडिएटली टर्न्ड इनटू ए हार्ट, तो वो उसी समय एक हार्ट में बदल गया था। हार्ट का मतलब है दैट इज़ ए डियर, एक हिरन होता है हार्ट, कि वो ओलिविया को देखते ही एक हिरन बन गया। एंड दैट हिज डिज़ायर्स हैव बीन परसुइंग हिम लाइक मर्सिलेस एंड क्रूल हाउंड्स एवर सिंस देन। और उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका पीछा कर रही हैं एक मर्सिलेस और क्रूल कुत्ते की तरह जो हिरन का शिकार करता है। हाउंड्स एवर सिंस देन, तब से। हाउंड होते हैं शिकारी कुत्ते जो हिरन का शिकार करते हैं। तो वो देखो किस तरह की इमेजिनेशन कर रहा है कि जैसे ही उसने ओलिविया को देखा तो वो हिरन बन गया, और उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी खुद की जो इच्छाएं हैं, वो उसका क्या कर रही हैं, परस्यू कर रही हैं, उसको उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रही हैं, उसको तंग कर रही हैं। स्पीकिंग टू वैलेंटाइन से बोलते हुए ही सेज दैट व्हेन ओलिवियाज हार्ट इज हिट बाय द रिच गोल्डन एरो ऑफ क्यूपिड, कि जब ओलिविया का हार्ट रिच गोल्डन एरो यानी एक स्वर्णिम तीर से, क्यूपिड के स्वर्णिम तीर से हिट होगा, ऑल हर अदर अफेक्शंस वुड बी किल्ड, उसके बाकी सारे अफेक्शंस जो हैं, स्नेह जो है, लगाव जो है, वो सारे मारे जाएंगे। यानी जब कामदेव अपना तीर चलाएगा ओलिविया के हार्ट पर तो उसके बाकी सारे अफेक्शन मर जाएंगे, बस मेरे प्रति प्रेम जाग जाएगा। लिविंग बिहाइंड ओनली हर लव फॉर द मैन टू होम शी माइट गिव हर हार्ट, तो उसके प्रति उसके अंदर सिर्फ प्यार बचेगा एक उस आदमी के लिए जिस आदमी को वो अपना दिल देने वाली है। एंड ही अगेन स्पीक्स लाइक ए पोइट, और फिर वो एक पोइट की तरह बात करता है। व्हेन ही सेज लव थॉट्स लाई रिच व्हेन कैनोपीड विद बॉवर्स, तो ये बात वो कहता है एक पोइटिक लैंग्वेज में कि जब वृक्षों के कुंज के नीचे कोई कैनोपी लगा के बैठता है, तो कैनोपी यानी कोई टेंट
कि वृक्षों का जो झुंड होता है, वृक्षों का जो एक समूह होता है, वो एक टेंट नुमा बन जाता है और उसके नीचे जब कोई बैठता है तो उसके अंदर प्यार भरे ख्याल आते हैं। ये इसका मतलब है। ये जब अपने पोइट्री पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में बताएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो बड़ी ही शायराना बातें करता है। हिज सब सीक्वेंट स्पीचेज टू हैव ए सिमिलर पोइटिक क्वालिटी, और उसकी बाद की जो स्पीचेज़ हैं उनमें भी बड़ी ही पोइटिक क्वालिटीज़ हैं। एक्चुअल में ये शेक्सपियर का टैलेंट है, जिसने ओरसिनो के थ्रू अपनी कविताएं व्यक्त की हैं। तो बड़ी ही अच्छी कविताएं हैं, पढ़ने में बड़ा आनंद आने वाला है आपको। फिलहाल अपने एक बार इसका कैरेक्टर कर लेते हैं, उसके बाद इसकी स्पीचेस का भी अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा द नेचर ऑफ हिज लव, कि ओरसिनो का लव है उसका नेचर कैसा है। स्पीकिंग टू सिजेरियो whom he decides to employ as his emissary to ओलिविया, तो सिजेरियो जिसको उसने एमिजरी बनाया है ओलिविया के लिए, यानी अपना संदेशवाहक बनाया है ओलिविया तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए, तो उससे बात करते हुए द ड्यूक ड्यूक कहता है दैट ऑल ट्रू लवर्स आर लाइक हिम, कि सारे सच्चे प्रेमी उसकी तरह ही होते हैं। अनस्टेबल एंड चेंजेबल, अनस्टेबल होते हैं सारे सच्चे प्रेमी, अस्थायी होते हैं। चेंजेबल यानी परिवर्तनीय होते हैं। इन एवरीथिंग एक्सेप्ट इन द कंस्टेंट इमेज ऑफ द बिलव्ड वुमन, हर चीज़ में वो बदल जाते हैं लेकिन उनकी प्रेमिका की जो तस्वीर है वो वही रहती है, यानी प्रेमिका नहीं बदलती है। ही देन आस्क्स सिजेरियो to convey to Olivia his message to the effect that his love for her is nobler than the love of other people, और वो सिजेरियो को ये भी बोलता है कि ओलिविया को जाके ये बताए कि उसका जो प्यार है उसके लिए बाकी लोगों से बढ़कर है, यानी और लोगों से जो वो प्यार करता है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो ओलिविया से प्यार करता है। नॉट बिकॉज ऑफ हर वेल्थ, वो उसको उसकी वेल्थ के लिए प्यार नहीं करता, बट बिकॉज ऑफ हर यूनिक चार्म, परंतु उसकी एक खास सुंदरता और आकर्षण के लिए उसको प्यार करता है। हियर अगेन ही स्पीक्स पोइटिकली, यहाँ फिर वो शायराना अंदाज में बोलता है, डिस्क्राइबिंग ओलिविया एज द मिराकल एंड क्वीन ऑफ जेम्स, और ओलिविया को वो एक चमत्कार बताता है और जेम्स की क्वीन बताता है, यानी जो कीमती पत्थर होते हैं, कीमती रत्न होते हैं, उनकी वो रानी है। ही ऑल्सो हेयर सेज दैट ए वुमन कैन ever love him as intensely as he loves Olivia, तो वो आगे भी ये कहता है कि दैट नो वुमन, की कोई भी औरत, कैन एवर लव हिम, उसको इतना प्यार नहीं कर सकती जितना प्यार वो ओलिविया से करता है। ही वॉन्ट्स सिजेरियो टू टेल ओलिविया दैट हिज लव कैन गिव नो प्लेस बाइट नो डिने, तो वो सिजेरियो से चाहता है कि वो ओलिविया को ये बताए कि उसका हिज लव कैन गिव नो प्लेस बाइट नो डिने, कि उसका प्यार जो है उसके दिल में उसी के लिए ही रहेगा और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। मीनिंग दैट हिज लव विल एंड्योर नो नेगेटिव आंसर फ्रॉम हर, और ये बात भी कही कि उसका जो प्यार है किसी तरह के नकारात्मक विचार को स्वीकार नहीं करेगा ओलिविया से, यानी उसके मन में इतना प्यार है कि ओलिविया ने अगर मना कर दिया तो वो उसको स्वीकार करने के काबिल नहीं रहेगा, स्वीकार करने की हिम्मत नहीं उसमें, उसकी ना को। हिज कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ अबाउट वुमेन्स लव, तो औरतों के प्यार के प्रति उसका कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधाभासी व्यू है कि औरतों का प्यार किस तरह का होता है। देख लेते हैं आपने क्या लिखा है। द ड्यूक एक्सप्रेस इज कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ अबाउट वुमेन्स लव, तो औरतों के प्यार के प्रति उसका जो व्यू है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी विरोधात्मक है, विरोधाभासी है। वाइल स्पीकिंग टू सिजेरियो ही फर्स्ट स्पीक्स हाईली अबाउट वुमेन्स लव, सिजेरियो को जब पहले बोलता है तो वो औरतों के प्यार के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है। स्पीक हाईली का मतलब फेवर में बातें करता है। बट ए लिटिल लेटर, परंतु थोड़ी देर बाद, स्पीक्स अबाउट वुमेन्स लव इन ए डिस्पैरेजिंग मैनर, और बाद में वो औरतों के प्यार के प्रति डिस्पैरेजिंग मैनर में बोलता है, यानी उसकी आलोचना करता है। एट फर्स्ट ही सेज दैट मैन्स फैंसीज आर मोर अनस्टेबल चेंजेबल एंड फ्लक्चुएटिंग, पहले तो वो ये कहता है कि आदमी की जो फैंसीज हैं, आदमी की जो कल्पनाएं हैं वो ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, चेंजेबल होती हैं और फ्लक्चुएटिंग होती है, यानी परिवर्तनशील होती है देन वुमेन्स, औरतों के मुकाबले में। दस हेयर ही रिगार्ड्स वुमेन्स फीलिंग ऑफ लव एज मोर एंड्योरिंग देन मैंस, तो शुरू में तो वो औरतों के जो प्यार को मर्दों के प्यार से ज़्यादा एंड्योरिंग पाता है, यानी ज़्यादा टिकाऊ पाता है। ओनली लिटिल लेटर, परंतु बाद में ही टेल्स सिजेरियो दैट वुमेन्स हार्ट्स लैक रिटेंशन, परंतु बाद में सिजेरियो को वो बताता है कि औरतों का जो हार्ट है उसमें रिटेंशन की कमी होती है, यानी स्थायीपन नहीं होता है उनके अंदर,
किसी को अपने दिल में लंबे समय तक बसा के वो नहीं रख सकती हैं। मीनिंग दैट वुमेन्स लव डज नॉट एंड्योर फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि औरतों का जो प्यार है वो ज़्यादा देर तक टिकाऊ नहीं होता है। एंड्योर का मतलब है ज़्यादा देर तक टिकाऊ रहना, दृढ़ रहना। Then it describes woman's love as an appetite of the tongue and not a passion arising from the liver. आगे और वो बताता है कि वुमन का जो लव है, औरतों का जो लव है, एज एन एपिटाइट ऑफ द टंग, वो बस जीभ का स्वाद लेने के लिए है। नॉट ए पैशन अराइजिंग फ्रॉम द लीवर, और वो जो पैशन है लीवर से नहीं उठता उनके। कहने का मतलब अभी औरतों का प्यार दिल से नहीं होता, जुबान से ही होता है, यानी बाहरी प्यार होता है उनका। तो देखो चेंज आ गया, पहले तो औरतों की बड़ी बड़ी प्रशंसा करता था वो, बाद में वो औरतों के लिए ऐसे शब्द यूज़ करने लग गया। This appetite, according to him, suffers surfeit, cloyment and revolt. तो ये जो एपिटाइट है, एपिटाइट का मतलब होता है भूख, ये जो भूख है उसके हिसाब से सफ़र सरफीट, क्लोयमेंट एंड रिवोल्ट, तो इन चीज़ों से वो सफ़र करती है। तो सरफीट का मतलब होता है एक्सेस, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ होना। क्लोयमेंट का मतलब होता है सेटिएटी, यानी संतुष्टि की भावना। एंड रिवोल्ट का मतलब विद्रोह। तो ये तीन चीज़ें उसके अंदर होती है। वाइल हिज ओन लव ही सेज इज एज हंग्री एज द सी एंड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। और जहाँ तक अपने प्यार की वो बात करता है तो वो कहता है कि वो तो एक सी की तरह है, एक समुद्र की तरह है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। He tells Cesario that there can be no comparison at all between the love which any woman can feel for him and the love which he feels for Olivia. और आगे वो सीजेरियो को ये भी बोलता है कि देयर कैन बी नो कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं हो सकती उस प्यार के प्रति जो वो किसी और वुमन के लिए फील करता है, और उस प्यार की जो वो ओलिविया के लिए करता है। यानी ओलिविया के लिए उसका प्यार बिल्कुल ही अलग है। बाकी औरतों के लिए अगर उसमें कोई फीलिंग है भी तो उसका और ओलिविया के प्रति प्यार में कोई तुलना नहीं हो सकती। इन दिस कनेक्शन वी माइट ऑल्सो नोट दैट ड्यूक्स व्यू दैट ए वुमन शुड ऑलवेज मैरी ए मैन ओल्डर देन हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू एबल टू होल्ड ए लास्टिंग स्वे अपॉन हिम। और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं, ड्यूक का व्यू एक और है कि वुमन जो है अपने से उम्र में बड़े आदमी से उसको शादी करनी चाहिए, किसी औरत को। ड्यूक का ये व्यू है, ताकि वो एक लास्टिंग यानी ज़्यादा लंबे समय तक उनका प्यार चल सके। एंड दैट ए मैन शुड ऑलवेज मैरी ए वुमन यंगर देन हिमसेल्फ, और आदमी को अपने से छोटी उम्र की औरत से शादी करनी चाहिए। दैट ही कैन एन्जॉय हर ब्यूटी एंड चार्म फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ताकि वो उसकी ब्यूटी और उसके चार्म का आनंद एक लंबे समय तक के लिए ले सके। ही कंपेयर्स वुमन टू रोजेज विच फेड अवे टू सोन, और वो औरतों की तुलना रोजेज से करता है जो बहुत जल्दी फेड हो जाती है, यानी औरतों की ब्यूटी जो है शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम समय के लिए रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे थोड़े एक दो पॉइंट्स और रहते हैं, वो अपने दूसरे लेसन में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। तब तक आप इसको एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, गुड बाय।